हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज मीडिया स्टार वर्ल्ड मिडिल ईस्ट से 4 बड़ी और अहम खबरें आप तक पहुंचा रहा है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सरकार में शिद्दत पसंद लीडर्स के दबाव के बावजूद गजा में मौजूद फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स हमास और जिहाद इस्लामी के साथ जंगबंदी के लिए तैयार हो गए हैं। कल इजरायली जेल में जिहाद इस्लामी के लीडर खादर अदनान की भूख हड़ताल के 87वें दिन हुई मौत के बाद गजा से इजराइल के खिलाफ तकरीबन 40 रॉकेट दागे गए, जिससे घबराकर आज सुबह सवेरे नेतन्याहू ने जंगबंदी कबूल कर ली। आज की दूसरी खबर सीरिया की राजधानी दमिश्क से है, जहां ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी पहुंचे हैं। उन्होंने प्रेसिडेंट बशर अल असद से मुलाकात की है। ईरान इसे अपनी इलाकाई डिप्लोमेसी की बड़ी कामयाबी बता रहा है। कल ही ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा था कि अगर इजराइल ने ईरान के खिलाफ हमला करने की गलती की तो ये उसकी आखिरी गलती होगी। ईरान की जवाबी कार्रवाई इतनी जोरदार होगी कि इजराइल का वजूद बाकी नहीं रहेगा। उधर अमेरिका ने मिस्र से कहा है कि उन्हें सीरिया के बशर अल असद से ताल्लुकात बहाल करने में एहतियात से काम लेना चाहिए। वाशिंगटन और तेल अवीव में ईरान और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात बहाल होने के बाद होने वाले वाक़यात से लगातार बेचैनी बढ़ रही है। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। आज की बड़ी खबर है कि गजा में मौजूद फिलिस्तीनी हथियारबंद रेजिस्टेंस ग्रुप्स और इजरायली फौज दोतरफा एक साथ जंगबंदी के लिए राजी हो गए हैं। अल जजीरा के मुताबिक इजरायली फौज और गजा में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने इजरायली हवाई हमलों की एक रात गुजरने के बाद जंगबंदी के लिए रजामंदी जाहिर की है। दोनों तरफ से टकराव कल सुबह इजरायली जेल में जिहाद इस्लामी के लीडर खादर अदनान की भूख हड़ताल के 87वें दिन मौत के बाद शुरू हुआ था। उनकी मौत के बाद गजा से इजराइल की तरफ दर्जनों रॉकेट और मिसाइल दागे गए और इजराइल ने भी गजा के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। इस जंगबंदी की कोशिश में यूनाइटेड नेशन, मिस्र और कतर ने बिचौलिए का काम किया है। मेरा तजर्बा है कि जब भी इजराइल मुसीबत में होता है तभी इन मुल्कों को सरगर्म कर दिया जाता है। यानी सिर्फ एक दिन में इजराइल की हालत जंगबंदी के लिए मजबूर होने की शक्ल में सामने आई है। हाल ही में इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने कहा था कि अब हालात बदल गए हैं, इजराइल को एक साथ कई मोर्चों से जंग का सामना हो सकता है। हाल ही में मस्जिद अल अक्सा में इजरायली फौजियों के जरिए फिलिस्तीनी नमाजियों के खिलाफ किए गए हमलों के बाद गजा, साउथ लेबनान और सीरिया से एक साथ इजराइल के खिलाफ रॉकेट और मिसाइल दागे गए थे। जुडिशल ओवरहॉल कानून के खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट में इजराइल एयरफोर्स और ज़मीनी फौज के रिजर्व सिपाहियों की तरफ से ड्यूटी पर नहीं आने का मामला भी अभी तक हल नहीं हो सका है। जंगबंदी की खबर देते हुए 2 सोर्सेज के हवाले से रॉयटर्स ने बताया है कि दोनों तरफ से एक साथ जंगबंदी आज सुबह सवेरे 3:30 बजे शुरू हुई। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के स्पोक्सपर्सन तारिक सलमी ने कहा है कि लड़ाई आज वेडनेसडे सुबह खत्म हो गई। इस ग्रुप ने पहले बयान में कहा था कि हमास ने गजा पर इजरायली हमलों को ख़त्म करने के लिए मिस्र, कतर और यूनाइटेड नेशंस के जिम्मेदारों से बात की है। हमास का कहना है कि उसके लीडर इस्माइल हानिया ने इजरायली हमलों को ख़त्म करने के लिए मिस्र, कतर और यूनाइटेड नेशन के जिम्मेदारों के साथ बात की है। इजरायली लड़ाकू जहाज़ों और टैंकों ने कल ट्यूसडे देर रात गजा में कई ठिकानों पर हमले किए थे और फिलिस्तीनी लड़ाकों ने इजराइल में रॉकेट दागे थे। एक फिलिस्तीनी सोर्स ने अल जजीरा अरबी को बताया कि जंगबंदी गजा पर इजरायली हमलों को रोकने के लिए कई फरीकों के बातचीत में शामिल होने से हुई है। हमास ने फिलिस्तीनी ग्रुप्स के इजराइल के खिलाफ हमलों की तारीफ की है, जिन्होंने खादर अदनान की मौत पर एक साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई की है। गजा में मौजूद हमास और इस्लामिक जिहाद समेत फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने कल ट्यूसडे को एक जॉइंट बयान में कहा था कि रॉकेटों का दागा जाना अदनान की मौत का शुरुआती रिएक्शन है। इजरायली फौज ने कहा है कि गजा से कम 30 रॉकेट दागे गए हैं। 2 रॉकेट गजा के ठीक पूरब में इजराइल के छोटे शहर श्रीदोत में
आकर गिरे हैं। इसराइल की मैगन डेविड एडोम इमरजेंसी सर्विस ने कहा है कि श्रीदोत इलाके में छर्रे लगने से 3 लोग जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी सोर्सेज और फिलिस्तीनी गवाहों के मुताबिक इजराइल के हवाई हमलों ने गजा में कई ठिकानों को निशाना बनाया है। गजा में 20 लाख लोग रहते हैं, जो दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। गजा के रहने वाले एक जर्नलिस्ट एसाम अदवान ने अल जजीरा को बताया है कि उन्होंने अपने घर के पास कई धमाकों की आवाज़ सुनी है और इजरायली फोर्सेस के उन दावों को गलत बताया है कि उन्होंने सिर्फ फौजी मकामात को निशाना बनाया है, ना कि शहरियों को। अदवान ने कहा कि हमने यहाँ रहते हुए हालात बिगड़ते हुए देखे हैं। इजराइल के जंगी जहाज़ों के ज़रिए घनी आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाया गया है। हालांकि इजरायली अफसर हमेशा की तरह दावा कर रहे हैं कि सिर्फ हमास के फौजी ठिकानों को ही निशाना बनाया गया है। इसी बीच खबर है कि यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी इंचार्ज जोसेफ बोरेल ने कल एक तरफा कार्रवाइयों को रोकने के लिए इजराइल से मांग की थी, जो तनाव को और बढ़ा सकती है। यूरोपियन यूनियन की फॉरेन सर्विस ने ब्रसल्स में इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर एली कोहन से जोसेफ बोरेल की मुलाकात के बाद कहा कि इजराइल की एक तरफा कार्रवाइयां 2 मुल्क यानी इजराइल फिलिस्तीन बनाने के हल की बुनियाद पर आने वाले वक्त में मुनासिब और परमानेंट अमन बहाली के इम्कान को खतरे में डाल सकती हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक कल इस्लामिक जिहाद के लीडर खादर अदनान की इजरायली जेल में मौत के बाद वेस्ट बैंक के हेब्रोन शहर में फिलिस्तीनियों ने बाजारों में आम हड़ताल रखी। कुछ प्रोटेस्ट करने वालों ने टायर जलाए और इजरायली फौजियों पर पथराव किया, जिन्होंने जवाब में उन पर आंसू गैस के गोले दागे और रबर की गोलियां चलाईं। जख्मी होने वालों के बारे में अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। इस्लामिक जिहाद के 35 साल के लीडर खादर अदनान इजराइल के जरिए 12 बार गिरफ्तार किए जा चुके थे और उन्होंने तकरीबन 8 साल इजराइल की जेलों में गुजारे थे। इनमें से ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन यानी प्रशासनिक हिरासत के तहत ही वो बंद रहे। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन में इजराइल बिना किसी मुकदमे या इल्ज़ाम के 6 महीने के गैप से फिलिस्तीनियों को जेल में रख सकता है। 2011 के बाद से अदनान ने इजरायली फोर्सेस के जरिए बिना इल्ज़ाम के अपनी नज़रबंदी के खिलाफ कम से कम 3 महीने भूख हड़ताल रखी थी। कल उनकी भूख हड़ताल का 87वां दिन था कि उनकी मौत हो गई। अदनान के वकील जमील अल खतीब और एक इंसानी हकूक़ के डॉक्टर जिन्होंने हाल ही में जेल में अदनान से मुलाकात की थी, ने इजरायली जिम्मेदारों पर मेडिकल देखभाल रोकने का इल्ज़ाम लगाया है। अल खतीब ने बताया है कि हमने मांग की थी कि अदनान को एक सिविल अस्पताल में ले जाया जाए जहां उनकी मुनासिब निगरानी की जा सके। बदकिस्मती से इस मांग को ठुकरा दिया गया। खादर अदनान 45 साल का जेनिन में एक बेकरी मालिक था और 9 बच्चों का बाप था। टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर दी है कि आज सुबह जंगबंदी शुरू होने के बाद गजा से लगे इजरायली इलाकों में आम जिंदगी नॉर्मल हो गई और स्कूल हमेशा की तरह खोले गए। अदनान की मौत के ऐलान के फौरन बाद गजा से इजराइल की तरफ 4 रॉकेट दागे गए थे। इसके जवाब में इजरायली फौज के टैंकों ने बॉर्डर के पास हमास की निगरानी चौकी पर हमला किया। कल दोपहर और शाम को गजा के रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने इजराइल में दर्जनों रॉकेट और मोर्टार दागे। इनमें से ज़्यादातर को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए रोक दिया गया। कुछ रॉकेट खुले इलाकों में आकर गिरे या इजराइल में पहुंचने से पहले ही गजा में गिर गए। इजरायली पुलिस के मुताबिक साउथ इजराइल के 5 शहरी इलाकों पर गजा से किए गए हमलों का असर हुआ है। आज हुई जंगबंदी से पहले कल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू पर गजा से शुरू किए गए रॉकेट हमलों का भरपूर जवाब देने का दबाव था। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ज़्यादातर दबाव नेतन्याहू के कोalition के अंदर से ही आ रहा था। लिकुड पार्टी के नेसेट मेंबर देनी दानोन ने अपने ट्वीट में लिखा था कि रमज़ान ख़त्म हो गया है, बहाने ख़त्म हो गए, अब सब्र करने की कोई वजह नहीं है। अब वक्त आ गया है कि हम उन लोगों पर सख्त हमले करें जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। फार राइट ओज़्मा यहूदित कोalition पार्टी के अलमोग कोहेन ने भी अपने ट्वीट में कहा था कि बहाने ख़त्म हो गए हैं, ये कुचलने और दर्दनाक रिएक्शन का वक्त है। वल्ला न्यूज़ वेबसाइट ने नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन गवीर के करीबी सोर्स के हवाले से कहा था कि रोकथाम की पॉलिसी से खुद को तबाह कर लिया गया है। इस बार एक साफ और फैसलाकुन रिएक्शन की ज़रूरत है।
इस सब के बावजूद नेतन्याहू ने जंग बंदी कबूल की है। इससे उनकी मजबूरी और अंदर की कमजोरी जाहिर होती है। इसी बीच इजराइल के कब्जे वाले इलाकों से खबर है कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी ने इजरायली जेल में मरने वाले इस्लामिक जिहाद के सीनियर लीडर खजर अदनान की डेड बॉडी को रिहा करने की मांग की है, ताकि उनकी फैमिली बाइज्जत तरीके से दफन का इंतजाम कर सके। आइए अब चलते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। दमिश्क से खबर है कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद से आज दोपहर बाद मुलाकात की है। इब्राहिम रईसी ने कहा है कि सीरिया के खिलाफ तमाम खतरों और पाबंदियों के बावजूद सीरिया मुश्किलात को हल करने और जीतने में कामयाब रहा है। बशार अल असद से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि सीरियाई सरकार और नेशन ने बड़ी मुश्किलात को पार किया है। उन्होंने बशार अल असद से कहा कि आज हम कह सकते हैं कि आप अपने खिलाफ तमाम खतरों और पाबंदियों के बावजूद जंग जीतने की सलाहियत रखते हैं। सीरिया 1979 के बाद से अमेरिका की पाबंदियों का निशाना बना रहा है। अमेरिका और उसके वेस्टर्न दोस्तों ने 2011 के बाद दमिश्क पर इस तरह की और ज़्यादा पाबंदियां लगाईं, जबकि सीरिया बड़े पैमाने पर गैर मुल्की सपोर्ट वाले टेररिज्म का मुकाबला कर रहा था। वाशिंगटन के जरिए 2019 में सीजर कानून पास किए जाने के साथ पाबंदियां और भी तेज हो गईं, जिसके जरिए सीरिया की रिकंस्ट्रक्शन की कोशिशों में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर से हिस्सा लेने वाले किसी भी शख्स और कंपनी को निशाना बनाया गया था। इब्राहिम रईसी ने ईरान और सीरिया के ताल्लुकात को मजबूत, फायदेमंद और तजर्बात से भरा बताते हुए कहा है कि मिडिल ईस्ट में सीरियस सियासी और सिक्योरिटी गड़बड़ी के बीच सख्त वक्त में भी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत रहे हैं। ये 13 वर्षों में किसी ईरानी प्रेसिडेंट का सीरिया का दौरा है। तेहरान ने इसे इलाकाई मामलों में अपनी स्ट्रेटेजिक जीत का इशारा बताया है। प्रेसिडेंट रईसी के साथ फॉरेन मिनिस्टर, सड़क और शहरी तरक्की, पेट्रोलियम और फाइनेंशियल मामलों के मिनिस्टर और ईरान के सेंट्रल बैंक के सरबराह भी मौजूद हैं। प्रेसिडेंट रईसी के सियासी मामलों के डिप्टी मोहम्मद जमशेदी ने दमिश्क के लिए रवानगी से पहले सरकारी न्यूज़ एजेंसी IRNA को बताया कि यह दौरा ईरान की इलाके में स्ट्रेटेजिक जीत का इशारा है। सीरियाई जंग के दौरान बशार अल असद को सपोर्ट करने के बाद ईरान अब तिजारत बढ़ाने और अपनी सरकारी और निजी कंपनियों के लिए सीरिया में कारोबार बढ़ाने और मुल्क के कारोबारी मुस्तकबिल में मजबूत पैर जमाने की हालत में है। जमशेदी ने कहा कि ये दौरा मिडिल ईस्ट में एक दहाई से ज़्यादा मुद्दत की उथल पुथल के बाद हो रहा है, जिसमें सीरिया में जंग, यमन में जंग, दाइश टेररिस्ट ग्रुप का उभार और आतंकवाद का प्रोपेगेंडा शामिल है। सीरिया जाने से पहले कल इब्राहिम रईसी ने लेबनान के अल मयादीन टीवी चैनल के साथ धमकी भरे अंदाज में कहा था कि ईरान के खिलाफ इजरायली सरकार की पहली गलती ही आखिरी गलती होगी, क्योंकि इजराइल ईरान के जवाबी हमले से बचने की हालत में नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ज़ायोनी हुकूमत की धमकियां बेमानी बयानबाजी के बराबर हैं, जिस पर दुनिया में कोई भी यकीन नहीं करता। अगर ज़ायोनी दुश्मन ने हमारे खिलाफ थोड़ी सी भी कार्रवाई की तो हमारी पहली जवाबी कार्रवाई उसकी तबाही के बराबर होगी। ईरान की ताकत इलाके में किसी के लिए छुपी हुई नहीं है। ज़ायोनी हुकूमत का ईरान के खिलाफ पहला मुमकिन बेवकूफ़ी का काम उसका आखिरी होगा। उन्होंने कहा कि यहूदी हुकूमत ईरान के रिएक्शन के शुरुआती लम्हों में भी यहाँ तक कि जिंदा नहीं रह पाएगी। उन्होंने कहा कि इजराइल खुद अच्छी तरह जानता है कि वो ईरान का सामना करने की सलाहियत नहीं रखता। उधर ईरान और सऊदी अरब के बीच बेहतर होते ताल्लुकात से अमेरिका और इजराइल की परेशानी एक बार फिर सामने आई है। अल अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में अरब मुल्कों की तरफ से सीरिया को अरब लीग में दोबारा शामिल करने के लिए जॉर्डन में होने वाली फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के बाद अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर को फ़ोन करके कहा है कि बशार अल असद से ताल्लुकात बढ़ाने से पहले इस बात की जांच कर लें कि इसका फ़ायदा सीरिया के लोगों को होगा या नहीं। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में 2 दिन पहले होने वाली मीटिंग में मिस्र, सऊदी अरब, इराक और सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर्स ने हिस्सा लिया था। बशार अल असद और उनके फॉरेन मिनिस्टर हाल के महीनों में कई अरब मुल्कों का दौरा कर चुके हैं। कल ट्यूसडे को टेलीफोन पर हुई बात के दौरान अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर सामे शुक्री से अम्मान के जरिए सीरिया के सिलसिले में कराई गई मीटिंग पर भी बात की। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि
फॉरेन मिनिस्टर ने इस बात पर जोर दिया है कि असद हुकूमत से जुड़े लोगों को सावधानी से तोलना चाहिए कि वे इस कोशिश के जरिए सीरियाई लोगों की जरूरतों को कैसे पूरा कर रहे हैं। आपने देखा कि इजराइल गजा की तरफ से होने वाले जवाबी रॉकेट हमलों से किस हद तक खौफजदा हुआ है। अगर वो मजबूत होता तो इजराइल किसी भी जंगबंदी के लिए तैयार होने वाला नहीं था। दूसरी तरफ ईरान के प्रेसिडेंट सीरिया के दौरे पर हैं, जिसे ईरान अपनी डिप्लोमेसी की बड़ी कामयाबी बता रहा है। साथ ही ईरान और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात बेहतर होने के नतीजे में सीरिया और अरब मुल्कों के नज़दीक आने से अमेरिका में परेशानी बढ़ रही है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको बाखबर रखने की कोशिशें जारी रखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।